हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन ऑन द चैप्टर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और हमें पता है कि सबसे ज़्यादा बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। नेम द फॉलोइंग डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द कंसेप्ट बिहाइंड इट। हमें दो डायग्राम दिए है और उस डायग्राम को देखना है। यहाँ पे ए डायग्राम है और डायग्राम बी है। तो ए में हमें दिया है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। और उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करना है कंसेप्ट बिहाइंड इट। तो हमें पता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या होता है, उसमें थंब डिनोट करता है मोशन ऑफ द कंडक्टर, तो ये डिनोट करता है मोशन ऑफ कंडक्टर। उसके बाद इंडेक्स फिंगर डिनोट करता है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये डिनोट करता है मैग्नेटिक फील्ड। और मिडल फिंगर डिनोट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट। सो दिस इज व्हाट द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। सिमिलरली उसी की तरह है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये भी एक्टिविटी बच्चों इंपॉर्टेंट है, तो ये एक्टिविटी बच्चों इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, आइडेंटिफाई द फिगर्स एंड एक्सप्लेन देयर यूजेस। तो ए बी और सी में हमें 3 फिगर दिए है। तो पहली फिगर है फ्यूज, सेकेंड फिगर में हमें दिया है एमसीबी और थर्ड फिगर में दिया है डीसी जनरेटर। तो हमें हर एक का यूज भी लिखना है। तो यूज ऑफ द फ्यूज हमें पता है डैमेजिंग फ्रॉम द ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देता है। एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, तो वो यूज करते हैं ओपन एंड स्टॉप द सर्किट व्हेन करंट इज इंक्रीजिंग देन रेटेड करंट। जब भी रेटेड करंट से ज़्यादा करंट होगा तो एमसीबी स्टॉप करेगा उसको। और थर्ड थिंग है जनरेटर कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये भी एक्टिविटी बच्चों 3 to 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफर द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डायग्राम को रेफर करके इन क्वेश्चन को आंसर करना है। और बच्चों ये 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई इज द सेल यूज, क्यों सेल को यूज किया जाता है। तो सेल इज यूज एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमें पता है सेल किसके लिए यूज होता है, तो सेल इज यूज फॉर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाउ डज इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लो, तो इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। तो ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है, पॉजिटिव टू निगेटिव करंट फ्लो होता है एंड एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम द निगेटिव टू पॉजिटिव। एंड थर्ड पूछा है हमें व्हाई डज द रेजिस्टर बिकम हॉट। तो व्हेन करंट इज पास हीट इज जनरेटेड ड्यू टू इट। जब भी कोई किससे करंट पास होता है तो उसमें हीट जनरेट होती है, तो वो रजिस्टर क्या बन जाएगा बच्चों, हॉट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रेफर द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे एक पिक्चर दे के लिखा है और उसी के बेस पे 3 क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये भी 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस आर, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अबोव डिवाइस कॉल्ड एंड वेयर इट इज यूज। ये डिवाइस को क्या कहते हैं और कहाँ पे ये यूज होता है। तो इट इज कॉल्ड एज ए हीटर एंड इट इज यूज टू हीट द एयर इन द रूम। तो रूम के अंदर जो भी एयर है उसको हीट करने के लिए हम यूज करते हैं। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज दिस डिवाइस वर्क। तो कौन से प्रिंसिपल पे बच्चों ये वर्क करता है, ये वर्क करता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ये वर्क करता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। नेक्स्ट है विच मेटल इज यूज टू मेक द फिलामेंट एंड वाई। कौन सा मेटल फिलामेंट बनाने के लिए यूज होता है और क्यों। तो इसका फिलामेंट बनाने के लिए नाइक्रोम यूज होता है। नाइक्रोम यानी 80% निकेल होता है और 20% क्रोमियम होता है, क्योंकि ये बेस्ट और आइडियल मटेरियल है फॉर द हीटिंग। व्हेनेवर इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड एंड दैट्स व्हाई इन दीज केसेस क्रोमियम मेटल इज यूज। ये भी एक्टिविटी बच्चों 3 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बन सकता है बच्चों 3 मार्क्स के लिए। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आएगा 1 मार्क के लिए और सेकंड बनेगा 2 मार्क्स के लिए। एज पर द जूल्स इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग द हीट इज प्रोड्यूस इन अ रजिस्टर। जूल्स की लॉ से हीट प्रोड्यूस होती है। H इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों, H इक्वल्स टू आएगा I² RT जूल्स। तो H इक्वल्स टू I² RT का जूल, ये 1 मार्क के लिए बनेगा। और दूसरा पूछा है डिराइव द अबोव फॉर्मूला यूजिंग ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें अबोव फॉर्मूला को डिराइव करना है। तो हमें पता है इफ करंट I फ्लोज थ्रू द सर्किट कंटिन्यूसली हीट इज प्रोड्यूस इन टाइम t। सपोज I करंट फ्लो हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है H और टाइम हो रहा है t।
और इस हीट को प्रोड्यूस करने के लिए P पावर यूज हो रहा है। तो हमें पता है H इक्वल्स टू P इंटू टी होता है, वेर P इज द पावर। और पावर को हम कैसे लिख सकते हैं, वोल्टेज इंटू करंट इंटू टी। सिंस हमें पता है पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट होता है, सो ये हो गया VIT। बट अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, तो इस V को हम रिप्लेस करेंगे IR के साथ। सो IR इंटू I इंटू टी। अब देखो I इंटू आई कितना बढ़ेगा बच्चों, I स्क्वायर, यहाँ पे R और T, तो इक्वेशन बनेगा ये, तो ये डेरिवेशन आएगा H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT जूल्स। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखो बच्चों, ये 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग एक्टिविटी विच प्रिंसिपल इज एक्सप्लेन इन द फिगर। एक फिगर दी है और इस फिगर से हमें पूछा है विच प्रिंसिपल इज एक्सप्लेन इन द फिगर। हमें पता है फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और ये सबसे पहले एक्सप्लेन किसने किया था बच्चों, उस साइंटिस्ट का नाम था एम्पियर। एम्पियर इस साइंटिस्ट ने ये सबसे पहले एक्सपीरियंस किया था। उसके बाद विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इन दिस प्रिंसिपल। तो कौन सा रूल यूज करते टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो फॉर दैट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। और उसके बाद इन विच मशीन दिस प्रिंसिपल इज यूज, कौन से मशीन पे ये प्रिंसिपल यूज होता है, ड्रॉ द डायग्राम शोइंग द वर्किंग ऑफ दैट मशीन, और उस मशीन की डायग्राम भी आपको ड्रॉ करनी है। तो हमें पता है कौन सी मशीन पे ये लॉ वर्क होता है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज इन इलेक्ट्रिक मोटर, और इलेक्ट्रिक मोटर की डायग्राम भी आपको निकालनी है। डायग्राम के साथ ही बच्चों ये क्वेश्चन मिलेगा 5 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों पूछा है रेफर द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डायग्राम को रेफर करना है और आंसर लिखने। व्हाट इज द डिवाइस कॉल, इस डिवाइस को क्या कहते हैं बच्चों, दिस डिवाइस इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रिक बल्ब और इनकैंडिसेंट बल्ब। ये CFL नहीं है तो इसको इनकैंडिसेंट बल्ब कहेंगे। व्हाट इज द फिलामेंट मेड ऑफ एंड वाई, तो फिलामेंट किस चीज़ से बना होता है, तो फिलामेंट इज अ मेड ऑफ टंगस्टन मेटल बिकॉज इट हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, इट इज़ अप टू 3422 डिग्री। So large amount of current can pass through it and it produce large amount of heating effect through which large amount of light can be produced. Next है why is the filament coil। फिलामेंट का स्ट्रक्चर कुछ बच्चों ऐसा होता है, कॉइल स्ट्रक्चर होता है, कॉइल का भी कॉइल किया है। सो इट इज ड्यू टू मेक मोर ग्लो एंड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया टू इमिट मोर लाइट, इट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉइल। ये जो बल्ब होता है इसकी जो ये होती है कॉइल की भी कॉइल होती है, सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉइल। और उसमें लास्ट क्वेश्चन है वाई इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब फिल विद आर्गॉन और नाइट्रोजन एंड नॉट विद एयर। तो ये बल्ब इसमें आर्गॉन या नाइट्रोजन क्यों भरी होती है, तो पहले हमें पता है कि आर्गॉन और नाइट्रोजन ये इनर्ट गैसेस होते हैं, इट डज नॉट रिएक्ट विथ एनी अदर थिंग्स। अगर इसमें एयर भरी जाए तो वो अंदर टंगस्टन के साथ रिएक्ट करेगी और उससे ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस होके अंदर वाला बल्ब काला हो सकता है, इसलिए इसमें कुछ इनर्ट गैसेस आर्गॉन नाइट्रोजन भरा होता है। तो याद रखिए उसको, ये भी क्वेश्चन बच्चों बन सकता है 3 to 5 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग। फिगर को ऑब्जर्व करना है और आंसर लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मशीन शोन इन फिगर। तो हमें पता है ये मशीन कौन सी है, DC जनरेटर है। उसके बाद राइट द यूज ऑफ दिस मशीन। तो दिस मशीन कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये मशीन मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हाउ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन दिस मशीन। इस मशीन में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होती है। तो ये मशीन बेस होती है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी whenever conductor cuts the magnetic field and EMF is induced in a conductor। जब भी कोई कॉइल या कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड को कट करती है तो उसमें EMF प्रोड्यूस होता है और उसी के प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। तो ये बच्चों क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग। अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर and the direction of this force is depend on both the direction of current and the direction of magnetic field. The force is maximum when the direction of the current is perpendicular to the direction of magnetic field. और उसी के बेस पे 4 हमें क्वेश्चन पूछे
बाय विच लॉ वी कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। सो कौन से लॉ से हमें पता चलता है फोर्स एक्सर्टेड ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर? तो हमें पता है फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल एप्लीकेबल है टू फाइंड द फोर्स। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है इन विच इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट दिस प्रिंसिपल इज यूज। तो दिस प्रिंसिपल इज यूज इन इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर में हम फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। ड्रॉ द डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस इक्विपमेंट। उसकी डायग्राम निकालनी है एंड राइट द वर्किंग ऑफ दिस इक्विपमेंट इन ब्रीफ। और उसकी वर्किंग को आप 2 या 3 लाइन में एक्सप्लेन करना है। यह भी क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है 5 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफर द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाट चेंजेस आर कॉज बाय इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग करंट। अगर किसी में करंट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे कंडक्टर है और उसके अराउंड आयरन फाइलिंग्स को रखा गया है। तो इफ द करंट इज इंक्रीज द मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस विथ मोर इंटेंसिटी। अगर करंट इंक्रीज हुआ तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है उसकी डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाएगी और उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। वॉट हैपन्स व्हेन मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट अवे फ्रॉम द वायर। अगर मैग्नेटिक नीडल को थोड़ी ही दूर रख दिया तो वो कम डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अगर उस मैग्नेटिक नीडल को बहुत ज़्यादा रख दिया दूर तो दैट विल डजंट शो एनी डिफ्लेक्शन एंड इट विल अलाइन टू इट्स नेचुरल प्रॉपर्टी NS डायरेक्शन। तो वो अपने नेचुरल प्रॉपर्टी है सस्पेंडेड फ्रीली मैग्नेट्स कम्स टू रेस्ट NS डायरेक्शन, तो वो अपनी NS डायरेक्शन को अलाइन कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इफ आयरन फाइलिंग्स आर स्प्रेड ऑन द कार्डबोर्ड एंड करंट इज पास व्हाट वी ऑब्जर्व एंड व्हाई डज दिस हैपन। अगर आयरन फाइलिंग्स कार्डबोर्ड पे हमने रख दी तो क्या हम ऑब्जर्व करेंगे। तो देन आयरन फाइलिंग्स आर अरेंज देमसेल्फ इन अ सर्कुलर मैनर ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। जब भी करंट बढ़ेगा तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी, तो वो सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक मैनर में अपने आप को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन सकता है 3 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट एक्टिविटी दी गई है द सर्किट इज कंप्लीटेड बाय कनेक्टिंग द वेरियस कंपोनेंट एज शोन इन फिगर। आयरन फाइलिंग्स आर स्प्रेड ऑन द कार्डबोर्ड एंड व्हेन करंट इज पास थ्रू द लूप रवि गॉट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। रवि को 3 ऑब्जर्वेशन मिली है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ आयरन फाइलिंग्स अराउंड द लूप एट पॉइंट O एंड कंडक्टर। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स और आयरन फाइलिंग्स मिल रही है। स्ट्रेट लाइन एट द आयरन फाइलिंग्स एट द सेंटर ऑफ द लूप। सेंटर में हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। और कॉन्सेंट्रिक सर्कल बिकम बिगर एंड बिगर अवे फ्रॉम द लूप। और जब भी वो लूप से दूर जा रहे हैं तो वो बड़े बड़े बन जा रहे हैं। तो बेस्ड ऑन दिस हमें क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द कंक्लूजन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3। तो ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3 से आपको कंक्लूजन लिखना है। तो हमें पता है व्हेन करंट पास थ्रू द लूप मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। जब भी किसी लूप में से करंट को पास किया जाता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है एंड ड्यू टू विच द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ आयरन फाइलिंग्स आर प्रोड्यूस। तो उसके कारण क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल प्रोड्यूस हो गए एंड एट द सेंटर द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वैनिशेस और एक स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस होगी विच इज S to N और NS डायरेक्शन में हुए। सेकेंड है हाउ कैन यू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द लूप। तो आप कैसे इंटेंसिटी लूप की इंक्रीज कर सकते हो। तो हमें पता है whenever the more current can be passed through that conductor more amount of magnetic field is produced। जब भी उस कंडक्टर से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो ड्यू टू विच द इंटेंसिटी अराउंड विल इंक्रीजेस। तो ये क्वेश्चन बच्चों 2 या 3 मार्क के लिए बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फिगर को ऑब्जर्व करना है और आंसर करना है। तो नेम द लॉ डिपिक्टेड इन द फिगर। किस लॉ को इस फिगर में डिपिक्ट किया है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज डिपिक्टेड इन दिस फिगर। फॉर विच इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस दिस लॉ इज एप्लीकेबल। तो हमें बहुत अच्छे से पता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए एप्लीकेबल है और राइट हैंड रूल जनरेटर के लिए एप्लीकेबल है। तो दिस इज एप्लीकेबल फॉर इलेक्ट्रिकल मोटर। और उसके बाद पूछा है व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द मिडल फिंगर एंड थंब रिस्पेक्टिवली। तो हमें पता है मिडल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करती है, तो इट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब रिप्रेजेंट फोर्स अराउंड द कंडक्टर।
तो ये फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। हम शॉर्टकट में इसको मदर, फादर और चाइल्ड रूल भी बोलते हैं, याद है ना। तो यही एक्टिविटी बन सकती है बच्चों 3 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच डिवाइस डज द बिलो डायग्राम रिप्रेजेंट, ऑन विच रूल डज दिस डिवाइस वर्क। तो कौन सा डिवाइस ये इसमें रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे हमें कंडक्टिंग रिंग्स और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर दिख रहा है, कार्बन ब्रशेस भी दिख रहे हैं, यानी वो डेफिनेटली होगा एसी जनरेटर। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस डिवाइस, क्या यूज है। इट कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और लास्ट में पूछा है ड्रॉ द डायग्राम एंड लेबल इन 2 पार्ट्स। तो आप डायग्राम निकाल सकते हैं। अलॉन्ग विद द डायग्राम ये क्वेश्चन आएगा 5 मार्क के लिए। विदाउट डायग्राम ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों 3 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच रूल इज डिपिक्टेड बाय द फिगर। तो फिगर डिपिकेट कर रही है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को। व्हाट डज द मिडल फिंगर इंडिकेट। तो मिडल फिंगर क्या इंडिकेट करता है बच्चों, मिडल फिंगर इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ द करंट। एंड विच डिवाइस दिस रूल इज एप्लीकेबल। तो दिस रूल इज एप्लीकेबल टू द जनरेटर। जनरेटर के लिए ये रूल एप्लीकेबल है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों 3 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे 2 ग्राफ दिए है, उस ग्राफ को स्टडी करना है, क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। तो व्हाट टाइप ऑफ करंट दीज ग्राफ रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली। फिगर 1 रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों बोथ एसी एंड डीसी, और फिगर सेकेंड रिप्रेजेंट कर रही है डीसी करंट को। व्हाट इज द टाइप ऑफ करंट व्हेन वी यूज आवर डोमेस्टिक अप्लायंसेस। जब भी हम घर में कोई डोमेस्टिक अप्लायंसेस यूज करते हैं तो वहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है, या अल्टरनेटिंग करंट हम वहाँ पे यूज करते हैं। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट वी यूज एट द होम। इन इंडिया वी आर यूजिंग 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो हमारे घर पे जो सप्लाई आता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों करंट की 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसके पहले भी यहाँ पे इस पे क्वेश्चन आए थे। व्हाट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डिपिक्टेड इन दिस फिगर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड द कंडक्टर, इस इफेक्ट को डिपिक्ट किया है। विच रूल इज रिलेटेड टू द अबोव इफेक्ट। राइट हैंड थंब रूल इज रिलेटेड टू द अबोव इफेक्ट। इसके रिलेटेड कौन सा इफेक्ट है, इसके रिलेटेड कौन सा रूल है बच्चों, राइट हैंड थंब रूल। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट विल हैपन इफ द करंट इन द सर्किट इज इंक्रीज। व्हेनेवर द करंट इन द सर्किट इज इंक्रीजेस द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द सर्कल इज ऑल्सो इंक्रीज एंड ग्रेटर नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कैन बी ऑब्टेन। हमें उससे ज़्यादा और ज़्यादा नंबर के कॉन्सेंट्रिक सर्कल हमें ऑब्टेन हो रहे हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों 3 मार्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस। डायग्राम या फिगर को ऑब्जर्व करना है और आंसर लिखने हैं। द फॉलोइंग डायग्राम शोज द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच इक्विपमेंट। तो ये डायग्राम कौन से इक्विपमेंट के कंस्ट्रक्शन को दिखाती है। तो डायग्राम दिखाती है इलेक्ट्रिकल मोटर, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे स्प्लिट रिंग्स है और यहाँ पे सप्लाई दिया है, यानी डेफिनेटली ये इलेक्ट्रिक मोटर है। उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर है अकॉर्डिंग टू विच लॉ द कॉइल ABCD रोटेट। अगर इलेक्ट्रिक मोटर है तो मोटर के लिए हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करना पड़ता है। तो ABCD रोटेट अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। राइट द लॉ इन योर ओन वर्ड्स। तो आपको फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लिखना है यहाँ पे अपने वर्ड्स में। वेयर दिस इक्विपमेंट इज यूज। तो ये इक्विपमेंट यानी इलेक्ट्रिकल मोटर कहाँ पे यूज होती है। तो दिस इलेक्ट्रिकल मोटर इज यूज इन केस ऑफ फैंस, इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, बहुत जगह पे ये यूज हो सकती है। कोई भी 3-4 आंसर लिख देना बच्चों। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आ सकता है कितने मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए। उसके बाद आइडेंटिफाई द फिगर एंड एक्सप्लेन देयर यूज। यहाँ पे फिगर नंबर ए में बताया है इलेक्ट्रिक मोटर, और इलेक्ट्रिक मोटर अभी मैंने बताया इलेक्ट्रिक मोटर्स कहाँ पे यूज होती है। इलेक्ट्रिक मोटर्स इज यूज इन केस ऑफ फैंस, वॉशिंग मशीन्स एंड इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, सब जगह यूज होती है। एंड दिस सेकेंड डिवाइस इज कॉल्ड एज अ गैल्वेनोमीटर, एंड गैल्वेनोमीटर इज यूज फॉर डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। वो डिटेक्ट करने के लिए भी यूज करता है और मेजर करने के लिए भी यूज करते हैं। यहाँ पे 2 डायल्स होती है। तो ये भी क्वेश्चन बच्चों बन सकता है 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद रेफर द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये 2 बार आया है।
व्हाट चेंजेस आर कॉज बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करंट। अगर करंट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है इस फिगर में तो क्या इफेक्ट हो सकते हैं। इंक्रीजिंग करंट, द फील्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अल्सो इंक्रीजेस। अगर हमने करंट इंक्रीज कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर हमने करंट डिक्रीज कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट लिटिल अवे फ्रॉम द वायर। अगर उसको लिटिल अवे हमने रख दिया तो वो शो करेगा लिटिल डिफ्लेक्शन। अगर बहुत ज़्यादा दूर रख दिया तो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन इट विल अलाइन टू इट्स नेचुरल प्रॉपर्टी NS डायरेक्शन। इफ आयन फाइलिंग्स आर स्प्रेड ऑन द कार्डबोर्ड एंड करंट इज पास, व्हाट इज ऑब्जर्व एंड व्हाई डज दिस हैपन। क्यों होता है। अगर आयन फाइलिंग्स के उसके अराउंड स्प्रेड कर दिया तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ आयन फाइलिंग्स आर फॉर्म ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड, मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसके अराउंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल बच्चों बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफर द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये डायग्राम को रेफर करना है और बेस्ड ऑन दिस डायग्राम आपको इस क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। तो 5 क्वेश्चन आएंगे बच्चों 5 मार्क्स के लिए। What happens when the plug key is open? अगर इस प्लग की को ओपन रख दिया तो करंट विल नॉट फ्लो एंड वंस करंट विल नॉट फ्लो नो मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस। और अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो मैग्नेटिक नीडल कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगी। सेकेंड पूछा है, व्हाट विल हैपन्स व्हेन प्लग की इज क्लोज एंड व्हाई। अगर प्लग की को क्लोज कर दिया तो करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग एंड वेरेवर करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर magnetic field is produced and due to that magnetic field magnetic needle starts showing the deflection. What happens when the plug key is closed after reversing the potential? अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल अगर रिवर्स कर दिया, यहाँ पे प्लस था अब यहाँ पे माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा। आफ्टर रिवर्सिंग द पोटेंशियल करंट फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन एंड ड्यू टू विच मैग्नेटिक फील्ड्स आल्सो डायरेक्शन चेंजेस। तो ये डिफ्लेक्शन अगेंस्ट दूसरे डायरेक्शन, पहले अगर इस डायरेक्शन में दिखा रहा है तो दूसरे केस में दूसरे डायरेक्शन को दिखाएगा। उसके बाद फोर्थ में पूछा है, हु फर्स्ट कंडक्टेड दिस एक्सपेरिमेंट एंड व्हाट इज नोन एज। तो वो फर्स्ट पर्सन हु कंडक्टेड दिस एक्सपेरिमेंट इज सर हांस क्रिश्चियन ओरेस्टेड और इसी को एक्सपेरिमेंट को कहते हैं हम ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो क्या कंक्लूजन है इस एक्सपेरिमेंट से हम सीखे रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। करंट और मैग्नेटिक फील्ड की रिलेशन हम इस एक्सपेरिमेंट से सीखे हैं। तो ये भी बच्चों एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है और ये एक्टिविटी बन सकती है कितने मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूल डू अबोव डायग्राम रिप्रेजेंट। तो ये डायग्राम कौन सा रूल रिप्रेजेंट कर रही है। द अबोव डायग्राम रिप्रेजेंट राइट हैंड थंब रूल। व्हाट डू द कर्ल फिंगर इंडिकेट। तो कर्ल फिंगर क्या इंडिकेट करते हैं। कर्ल फिंगर डिनोट्स द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। द कर्ल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करते हैं। और उसके बाद पूछा है, इफ द सेम डायग्राम इज रोटेटेड इन सच वे दैट थंब इज पॉइंटेड टू द हॉरिजॉन्टल, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अगर इसी डायग्राम को अगर थंब को हॉरिजॉन्टल दिखा दिया तो कंडक्टर भी क्या हो जाएगा बच्चों, हॉरिजॉन्टल, एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी ऑल्सो हॉरिजॉन्टल। थंब को हॉरिजॉन्टल कर दिया तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है 3 मार्क्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्ट्रेट वायर कंडक्टर पासेस वर्टिकली थ्रू अ कार्डबोर्ड स्प्रिंकल विद आयन फाइलिंग्स। बेस्ड ऑन इट हमें क्वेश्चन पूछा है, इन द डायग्राम शोज द सेटिंग ऑफ आयन फाइलिंग्स व्हेन द करंट इज पास थ्रू द वायर इन अपवर्ड डायरेक्शन, ड्रॉ द एरो टू शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको यहाँ पे करंट अपवर्ड जा रहा है तो यहाँ पे एरोज के अराउंड यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को दिखाना है और उसके डायरेक्शन को भी दिखाना है। यहाँ पे हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। तो डायग्राम यहाँ पे इसको निकालनी है, इसको लिखना है कंडक्टर, दिस इज कंडक्टर, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, इट इज मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड को यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल को मेरे तक कार्डबोर्ड के बाहर मत जाने देना। उसके बाद पूछा है, नेम द लॉ विच हेल्प टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पे राइट हैंड थंब रूल हमने अप्लाई किया है। तो द लॉ बेस्ड ऑन इट इज राइट हैंड थंब रूल।
बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फॉर 2 to 3 मार्क्स, ये 2 से 3 मार्क्स के लिए एक्टिविटी बन सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्व द पिक्चर, पिक्चर को ऑब्जर्व करना है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और उसी के बेस पे आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। ये भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बच्चों और आ सकती है 5 मार्क्स के लिए। विच आर द डिफरेंट वेज बाय विच इलेक्ट्रिक करंट कैन बी इंड्यूस इन अ सोलेनॉइड, यहाँ पे सोलेनॉइड या कॉइल पे किस डिफरेंट वेज से हम करंट को इंड्यूस कर सकते हैं। तो 3 वेज से हम इंड्यूस कर सकते हैं, यानी पहले तो बैटरी को ऑन ऑफ करो, तो अगर हमने बैटरी को ऑन ऑफ कर दिया तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कम्स इन अ कॉन्टैक्ट विद द कॉइल, तो भी करंट इंड्यूस हो जाएगा। उसके बाद सेकंड है बैटरी को ऑन ऑफ कर दो या ऑन कर दो और आइदर गैल्वेनोमीटर वाली कॉइल को मूव करो या सोलेनॉइड को मूव करो या दोनों को भी मूव करो, तो भी क्या हो जाएगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज अगर हो जाएगा तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने के लिए 3 चीज़ें जरूरी है। एक तो मैग्नेटिक फील्ड को घुमाओ, ऑन या ऑफ करके हम मैग्नेटिक फील्ड को घुमा सकते हैं। दूसरी चीज़ हम कर सकते हैं कॉइल को घुमाओ, इस कॉइल को घुमाओ, और तीसरी चीज़ है सोलेनॉइड को घुमाओ। अगर और एक पॉसिबिलिटी दोनों को भी घुमाया तो भी यहाँ पे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो सकता है। उसके बाद हाउ डू यू नो दैट करंट इज इंड्यूस इन अ कॉइल, अगर कॉइल में करंट इंड्यूस हुआ है तो कैसे हमें पता चलेगा, इफ देर इज एनी डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर वी नो दैट करंट इज इंड्यूस इन द कॉइल। व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्टिविटी, क्या कंक्लूजन हो सकती है, whenever the number of magnetic lines of forces passes through the coil current is induced in that coil। जब भी, या सिंपल लैंग्वेज में हम बोले, whenever conductor cuts the magnetic field EMF is induced in that coil या in that conductor। और लास्ट में पूछा है what is principle known as, तो इस प्रिंसिपल को क्या बोला जाता है, तो इसी को बोला जाता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद लास्ट में पूछा है the current produced in the coil is called, the current produced in the coil is called as a induced current, तो इसको कहते हैं हम induced current। बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए। उसके बाद पूछा है ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच प्रिंसिपल इज एक्सप्लेन इन द फिगर, तो इस फिगर में एक मैग्नेट है और एक कंडक्टर है, तो Faraday's law of electromagnetic induction is explained in this figure, that is change in magnetic field can be induce current in nearby conductor। अगर मैग्नेटिक फील्ड हम चेंज कर रहे हैं तो नियर बाय कंडक्टर में फोर्स इंड्यूस या करंट इंड्यूस कर सकते हैं हम। तो यह है Faraday's law of electromagnetic induction। नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर दिस प्रिंसिपल, तो हमें पता है Faraday इज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर दिस प्रिंसिपल। उसके बाद पूछा है बाय विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन दिस प्रिंसिपल, तो कौन सा रूल यूज हुआ है इसमें, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस प्रिंसिपल। यहाँ पे हम डायरेक्शन को यूज कर रहे हैं राइट हैंड रूल के साथ। उसके बाद फोर्थ में पूछा है इन विच मशीन दिस प्रिंसिपल इज यूज, तो हमें पता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इलेक्ट्रिक जनरेटर में हम यूज करते हैं। तो बच्चों ये एक्टिविटी बन सकती इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, कितने मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पिक्चर्स को ऑब्जर्व करना है और आंसर लिखना है। नेम द फिगर ए एंड बी, और उसके बाद पूछा है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन बी एंड ई। द फिगर ए इज रिप्रेजेंटिंग द डीसी करंट वेयर एज अ फिगर बी इज रिप्रेजेंटिंग एसी करंट। और यहाँ पे आपको लिखना है एसी और डीसी करंट का डिफरेंस। ये 2 मार्क के लिए बनेगा और बच्चों ये 1 मार्क के लिए कंबाइन एक्टिविटी बन सकती है 3 मार्क्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर 3 मार्क्स, यहाँ पे डिफरेंस दिया है इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर के बीच में। तो इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को में कन्वर्ट करता है। तो सेकंड में दिया इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे इट कंज्यूम्स इलेक्ट्रिसिटी और इट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड में दिया है इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, और यहाँ पे उसका प्रिंसिपल लिखना है इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कौन से प्रिंसिपल पे बेस है ये बेस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
और यहाँ पे डी है कंडक्टिंग रिंग्स आर यूज इन डीसी जनरेटर, स्प्लिट रिंग्स आर यूज इन डीसी जनरेटर। कंडक्टिंग रिंग्स आर यूज इन एसी जनरेटर्स एंड स्प्लिट रिंग्स आर यूज इन डीसी जनरेटर। तो यहाँ पे स्लिट रिंग्स आर यूज इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर में हम क्या करते हैं बच्चों, स्लिट रिंग्स यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक्टिविटी बच्चों इंपॉर्टेंट है फॉर 3 मार्क्स। यहाँ पे 1 या 2 मार्क के लिए सिंपल क्वेश्चन पूछा है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड स्टेट बाय विच बल्ब गेट फ्यूज। तो कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। यहाँ पे देखो 100 वैट का बल्ब है और यहाँ पे 50 वैट का बल्ब है, यानी ये ज़्यादा करंट क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो दिस बल्ब, दैट मीन्स बल्ब ए विल गेट फ्यूज। और रीजन है करंट ड्रॉ बाय द बैटरी इज मोर देन बल्ब बी। करंट ए के रेटेड कैपेसिटी से भी ज़्यादा बल्ब बी खींच रहा है, तो दिस विल गेट फ्यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द ग्राफिकल डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट पूछा है नेम द करंट I1। तो करंट I1 को कहते हैं हम डायरेक्ट करंट यानी डीसी करंट। उसके बाद पूछा है नेम द करंट I2। I2 जो रेड कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है, या इसे कहते हैं हम AC या अल्टरनेटिंग करंट। एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन I1 एंड I2। तो यहाँ पे भी आपको डिफ्रेंशिएट करना है अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट के बीच में। ये भी क्वेश्चन बच्चों 3 से 5 मार्क्स के बीच आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। डायग्राम को देखना है और आंसर करना है। देखने से पता चल रहा है ये 2 चीज़ों से, कंडक्टिंग रिंग्स है और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा है, यानी ये AC जनरेटर वाली डायग्राम हमें दी है। तो विच इंस्ट्रूमेंट द फिगर शोज, द फिगर शोज AC जनरेटर। उसके बाद पूछा है विच रूल इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द करंट प्रोड्यूस। तो जनरेटर के लिए हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एप्लीकेबल करते हैं, तो यहाँ पे आप लिखोगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। उसके बाद स्टेट द रूल, आपको ये रूल को लिखना है और एक्सप्लेन करना है। उसके बाद इन विच डायरेक्शन, आइदर पूछा है B1 या B2 और B2 या B1 विल करंट फ्लो इन द एक्सटर्नल सर्किट इन दैट सिचुएशन। तो इन दैट सिचुएशन एक्सटर्नल सर्किट में B2 से B1 करंट फ्लो जाएगा। यहाँ पे देखो B2 से B1 करंट फ्लो हो जाएगा। उसके बाद पूछा है व्हाट चेंजेस विल हैव टू मेड इन द कॉइल फॉर इंक्रीजिंग द करंट सेवरल टाइम्स विदाउट चेंजिंग द मैग्नेट। अगर हमको मैग्नेट चेंज नहीं करना है और हमें क्या करना है, करंट ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, तो क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। दैट मीन्स वी हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स को अगर हमने इंक्रीज कर दिया तो करंट आउटपुट अल्सो इंक्रीजेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज बेस्ड ऑन पिक्चर विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डू वी फाइंड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टीवी है, बल्ब है और हीटर भी चल रहा है। तो यहाँ पे टीवी लैम्प्स, इट वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये बेस है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एंड यहाँ पे फैन, बेल और स्विचेस बेस ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। स्विच को छोड़ दीजिए, पर ये फैन और ये बेल वर्क होते मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए बन सकता है। उसके बाद हमें एक्टिविटी दी है, यहाँ पे एक सोलेनॉइड दिया है। राइट द स्पेशल नेम गिवन टू द कॉइल AB। कॉइल AB को स्पेशल नेम दिया गया है विच हैज़ अ मिनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। इस फिगर को क्या कहते हैं, इसका आंसर आएगा बच्चों सोलेनॉइड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, स्टेट द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द AB व्हेन करंट इज पास थ्रू इट। अगर AB से करंट पास कर दिया तो AB के अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका नेचर कैसा होगा। तो हमें ये अच्छे से पता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इनसाइड द सोलेनॉइड। तो उसका आंसर आएगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि बाहर कम होती है पर अंदर वो हमेशा इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। एंड दैट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज सिमिलर टू द बार मैग्नेट। Read out the diagram and sketch the pattern of magnetic fields of lines around and through AB। तो यहाँ पे AB जो भी पैटर्न है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, इसी डायग्राम को आप अच्छे से एक बार along with the rays निकालना है, along with the magnetic field निकालना है। 4th क्वेश्चन में पूछा है, list 2 factors on which the strength of magnetic field produced by AB depend। तो strength of magnetic field produced by the AB is depend on 2 factors। पहला है करंट
अगर करंट हमने इंक्रीज कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द सोलेनॉइड आल्सो इंक्रीजेस। एंड सेकेंड फैक्टर है नंबर ऑफ टर्न्स। अगर हमने नंबर ऑफ टर्न्स भी इंक्रीज कर दिए तो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द सोलेनॉइड आल्सो इंक्रीजेस। और लास्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्लेसिंग एन आयरन कोर इन द कॉइल ए बी। अगर इस कॉइल ए बी में हमने एक सॉफ्ट आयरन कोर रख दिया तो इट बिहेव्स लाइक अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी जब भी हम सप्लाई देंगे तो एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट होगा, और जब भी हम सप्लाई को डिस्कनेक्ट करेंगे तो इट बिकम्स नॉर्मल। सो दिस थिंग इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, और 5 क्वेश्चन पूछे तो ये बन सकती है कितने मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग। फॉर द करंट कैरिंग सोलेनॉइड एज शोन गिवन बिलो, draw the magnetic field lines and giving the reason and explain out the 3 points A, B, C at which the point field strength is maximum and at which the point is minimum। यहाँ पे एक सोलेनॉइड दिया है, तो पहले तो आपको क्या लिखना है, इसे ड्रॉ करना है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ, यानी नॉर्मल ड्रॉ करना है सोलेनॉइड को अलॉन्ग विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन। और सेकंड इंपॉर्टेंट दिया है, हमें 3 पॉइंट दिए गए, पहले ए है, उसके बाद बी है और उसके बाद सी है। तो हमें बताना है कहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फील्ड स्ट्रेंथ होगी और सबसे कम मिनिमम फील्ड स्ट्रेंथ होगी। तो आउटसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मिनिमम एंड दैट्स वाई एट पॉइंट बी द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मिनिमम। सबसे कम होगी बच्चों पॉइंट बी पे क्योंकि वो आउटसाइड है, सबसे ज़्यादा होती है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड यानी इनसाइड द सोलेनॉइड। तो एट पॉइंट ए इट हैज़ अ मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। और व्हाट अबाउट द सी, एट द एंड्स, ये एंड पे, तो एट द एंड्स मैग्नीट्यूड इज द हाफ इनसाइड द पॉइंट ई, मैक्सिमम से वो हाफ हो जाएगा। तो सी पे हाफ होता है, यहाँ पे सबसे मिनिमम होता है, और ए पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम, ए पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम होता है। यह भी क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है फॉर 2 to 3 मार्क्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम एंड एक्सप्लेन व्हाई टंगस्टन वायर इज यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इस डायग्राम को कंप्लीट करना है। यहाँ पे दिया है टंगस्टन वायर, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे वैक्यूम या नाइट्रोजन, वैक्यूम या नाइट्रोजन। उसके बाद ये स्क्रू कैप, इसके बाद ये बनेगा ग्लास सपोर्ट, और ये है ग्लास बल्ब। इसको नेम करना है, और इसमें टंगस्टन वायर क्यों यूज़ की है हमने पहले ही डिस्कस किया, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, बाकी भी फैक्टर्स होते हैं, तो वो भी डिस्कस करने हैं बच्चों। ये भी क्वेश्चन बनेगा बच्चों 2 to 3 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है या 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एन इलेक्ट्रिक मोटर शोन इन द फिगर लेबल ए बी सी डी ई एफ एन जी। उसके बाद पूछा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सी एंड डी एंड स्टेट द यूजेस ऑफ एफ एंड जी। तो यहाँ पे लिखा है हमें ए बी सी डी ई एफ जी, इनको नेम करना है। तो ए सबसे पहले लिखो यहाँ पे, तो ए है आयरन कोर, उसके बाद बी है कॉइल, तो बी को हम लिखेंगे कॉइल। सी और डी है स्प्लिट रिंग्स, तो सी और डी टुगेदरली हम लिख देंगे यहाँ पे स्प्लिट रिंग्स। एंड एफ एंड जी ये टुगेदरली हम कहेंगे कार्बन ब्रशेस। एंड ई इज ए बैटरी और सोर्स, ई क्या हो जाएगा बैटरी और सोर्स। उसके बाद पूछा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सी एंड डी। तो सी एंड डी बच्चों पहले क्या है स्प्लिट रिंग्स, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग्स, सी एंड डी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो स्प्लिट रिंग्स क्या करते हैं रिवर्स करते हैं डायरेक्शन ऑफ द करंट। उसके बाद पूछा है स्टेट द यूजेस ऑफ एफ एंड जी। एफ एंड जी आर द कार्बन ब्रशेस और द फंक्शन ऑफ एफ एंड जी आर यूज टू प्रेस द स्प्लिट रिंग्स ऑन द एक्सिस। स्प्लिट रिंग्स को एक्सिस के साथ रखने के लिए और कंटिन्यूस सप्लाई देने के लिए यूज होता है। तो ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है 3 मार्क्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायग्राम। ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इफ द करंट इन कॉइल ए इज चेंज, अगर कॉइल ए में यहाँ पे देखो रियोस्टेट लगाया है, अगर कॉइल ए का करंट अगर हमने चेंज कर दिया, विल द सेम करंट बी इंड्यूस इन अ कॉइल बी।
एक्सप्लेन। तो यहाँ पे देखो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लगाएंगे। अगर हमने यहाँ पे ज़्यादा करंट लगा दिया यानी ज़्यादा करंट प्रोड्यूस कर दिया तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो मोर करंट विल बी इंड्यूस इन अ कॉइल बी अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस केस में यहाँ पे ज़्यादा इंड्यूस होगा। करंट इन द कॉइल चेंजेस द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड also change the current, and due to electromagnetic induction the current in a coil B also changes, and this is the reason। और ये भी क्वेश्चन बच्चों बनेगा कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद क्वेश्चन है बेस्ड ऑन पैराग्राफ, तारा आफ्टर कंप्लीटिंग हर एग्जाम वेंट टू हर ग्रैंडमदर्स हाउस along with her young brother Rahul. One day Rahul came after playing and switched on the fans as well as air conditioner. At the same time, his grandmother was preparing a milkshake for her using mixer. Suddenly there was a big sound and electricity of the houses got shut down. Tara then called the electrician. He said that main reason of the supply to shut down was the overloading. Both Tara and Rahul asked few questions to the electrician given below, and what answer would the electrician give to him to these question। तो क्वेश्चन दिए है बच्चों, ये भी पैराग्राफ क्वेश्चन बच्चों बन सकता है 5 मार्क्स के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज मीन बाय ओवरलोडिंग? द फ्लो ऑफ लार्ज करंट इन द सर्किट बियॉन्ड परमिसिबल वैल्यू, इसी को कहते हैं हम ओवरलोडिंग। लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट, उसी को ओवरलोडिंग कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है हाउ कैन द इफेक्ट ऑफ ओवरलोडिंग बी अवॉइडेड? तो ओवरलोडिंग कैसे बनता है? सबसे पहले देखो, ज़्यादा से ज़्यादा सेम टाइम अगर हमने इक्विपमेंट लगाए तो ओवरलोडिंग होता है। तो उसका उल्टा, बाय अवॉइडिंग द कनेक्टिंग मेनी अप्लायंसेस एट अ सिंगल टाइम वी कैन अवॉइड द इफेक्ट ऑफ ओवरलोडिंग। थर्ड पूछा है इज द ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग इज सेम? व्हाई डज द शॉर्ट सर्किटिंग टेक्स प्लेस? तो इसका आंसर है ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग सेम नहीं है। ओवरलोडिंग यानी ज़्यादा करंट खींच लेना, और in case of short circuiting, live wire and neutral wire comes in a contact. At that time large amount of current will flow, and that current will be 5 to 8 times rated current। अगर रेटेड करंट होगा तो उसके 5 to 8 टाइम्स ये होगा शॉर्ट सर्किट करंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किटिंग? जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट बिकम्स वेरी लो, and due to which a large amount of current will flow. What happens to the flow of electric current during the short circuit? During the short circuit, large amount or very heavy current flow through the circuit। तो ये भी क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स के लिए आ सकता है? 5 मार्क्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ करंट यूज इन अ हाउस होल्ड सप्लाई एंड गिवन बाय द सेल। तो हाउस होल्ड सप्लाई में हम यूज करते AC करंट यानी अल्टरनेटिंग करंट, एंड इन केस ऑफ सेल हम यूज करते DC करंट यानी केस ऑफ डायरेक्ट करंट। डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज टू करंट, तो हमें अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट को डिफ्रेंशिएट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैराग्राफ, 2 coils of insulated copper wire are wound over the non-conducting cylindrical as shown in the figure given below. Coil 1 has a more number of turns than coil 2. Coil 1 को ज़्यादा टर्न्स है और coil 2 को कम है। तो इसी के बेस पे हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन व्हेन K इज क्लोज? अगर स्विच हमने K को क्लोज कर दिया, अब देखो यहाँ पे K क्लोज कर दिया तो करंट फ्लो हो जाएगा। ड्यू टू द करंट फ्लोइंग द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, एंड ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड induced current will be generated or induced current will be produced in coil 2, and due to which galvanometer deflects। तो उसी के कारण galvanometer deflection दिखाता है। सेकेंड क्वेश्चन है what will happen when key K is open? अगर की K को ओपन कर दिया तो सेम टाइम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी कम ज़्यादा होगी। तो एट द सेम टाइम K is open, galvanometer also shows some deflection, but it is in case that it is in opposite direction। उस टाइम वो galvanometer में देखो बच्चों 2 स्केल होते हैं, तो अगर इस डायरेक्शन को दिखाए तो अगली बार इस डायरेक्शन को दिखाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ करंट इज पास कंटिन्यूसली थ्रू द कॉइल 1? अगर कॉइल 1 से हमने कंटिन्यूस करंट पास कर दिया तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूस पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड
चेंज नहीं हो जाएगी। अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो कॉइल पे करंट इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है एक तो करंट को कम ज़्यादा करो उससे मैग्नेटिक फील्ड कम ज़्यादा हो सकती है, या कंडक्टर को आगे पीछे घुमाओ या दोनों को घुमाओ मैग्नेटिक फील्ड या कंडक्टर को, तभी करंट इंड्यूस होता है। दोनों अगर स्टेशनरी हो तो करंट नहीं इंड्यूस होगा। तो इन दैट केस द गैल्वेनोमीटर डू नॉट शो एनी काइंड ऑफ डिफ्लेक्शन। नेम एंड स्टेट द फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्जर्वेशन। तो कौन सा फिनोमेना इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? द फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्जर्वेशन इज Faraday's law of electromagnetic induction या simply electromagnetic induction। और लास्ट में पूछा है राइट द नेम ऑफ द रूल विच इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द करंट प्रोड्यूस इन द फिनोमेना। तो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जनरेट हो रहा है, तो जनरेशन वाला राइट हैंड रूल इज यूज। तो यहाँ पे भी 5 क्वेश्चन पूछे, तो ये भी एक्टिविटी बन सकती है बच्चों 5 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ। आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। द इलेक्ट्रिक करंट इन विच द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज कांस्टेंट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट करंट। जिसमें डायरेक्ट होता है, डायरेक्शन कांस्टेंट होती है, उसको डायरेक्ट कहेंगे। वेयर इज द इलेक्ट्रिक करंट इन विच द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड एज अ अल्टरनेटिंग करंट। ऐसे ही आप आगे वाले को कर सकते हो। ये भी बच्चों ईजी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है 3 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विच प्रिंसिपल इज एक्सप्लेन इन दिस फिगर। पहले भी बार हमने देखा है उसको, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये हमने एक्सप्लेन किया है। विच रूल इज यूज टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो यहाँ पे हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं, और किसके लिए यूज होता है? इट इज यूज फॉर द इलेक्ट्रिकल मोटर, तो मोटर के लिए ये यूज होता है। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द ग्राफ गिवन बिलो। यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है और उसी के ग्राफ पे बेस हमें करना है आंसर। आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड डज द एसी चेंज इट्स डायरेक्शन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एसी इधर तक हो रहा है, यानी यहाँ पे एक डायरेक्शन चेंज हो रहा है और यहाँ पे एक डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यानी आफ्टर 0.5 सेकेंड एसी चेंज इट्स डायरेक्शन। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? 0.5 सेकेंड। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी? तो मैक्सिमम वैल्यू देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड दिखना है हमें, और एम्पलीट्यूड है 1 एम्पियर, तो इसका आंसर है 1 एम्पियर ऑफ करंट। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डीसी? डीसी की मैक्सिमम वैल्यू भी देखो, यहाँ पे भी डायरेक्ट करंट दिया है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डीसी इज ऑल्सो 1 एम्पियर। यहाँ पे भी कितना दिया है बच्चों? 1 एम्पियर है। व्हाट इज द टाइम इंटरवल ऑफ 1 साइकिल ऑफ एसी? तो एसी के लिए 1 साइकिल कितनी होती है टाइम इंटरवल? तो देखो यहाँ से शुरू कर दिया, फिर से यहाँ वापस आ गया, तब तक टाइम हो रहा है 1 सेकेंड, टाइम इन सेकेंड है, तो इसका आंसर आएगा बच्चों 1 सेकेंड। और उसके बाद लास्ट में पूछा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी एंड डीसी? तो ऑब्वियसली डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बच्चों? 0, और एसी की फ्रीक्वेंसी हमें पता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/t। 1 देखो यहाँ पे टाइम में 1, देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, यानी ये 1 सेकेंड में जा रहा है, तो 1/1 यानी 1 हर्ट्ज। तो इन दिस केस, इन दिस ग्राफ, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी इज 1 हर्ट्ज, वेयर एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डीसी इज 0 हर्ट्ज। यह भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन कैन बी कम फॉर 5 मार्क्स। एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में हमें डायग्राम दी है, डायग्राम है गैल्वेनोमीटर और बैटरी वाली। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन द करंट इन द सोलेनॉइड कॉइल स्विच ऑफ। अगर करंट हमने स्विच ऑफ कर दिया तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे इन दिस केस द गैल्वेनोमीटर शोज सम डिफ्लेक्शन। What change do we observe in the galvanometer when the current is passed through the solenoid coil? अगर हमने करंट पास कर दिया सोलेनॉइड कॉइल एंड द कॉइल इज डिस्प्लेस लैटरली, यानी हमने ये कॉइल लैटरली डिस्प्लेस की, ये कॉइल लैटरली डिस्प्लेस की, सोलेनॉइड में करंट है और कॉइल को लैटरली इधर इधर घुमा दिया, तो इन दिस केस ऑल्सो द करंट इज इंड्यूस्ड एंड दैट करंट इंड्यूस इज डिनोटेड बाय डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। उसके बाद पूछा है व्हाट चेंज डू वी ऑब्जर्व इन द गैल्वेनोमीटर इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सोलेनॉइड इज फास्टर। अगर हमने सोलेनॉइड को जोर जोर से घुमा दिया
तो हमें पता है व्हेनेवर ज़्यादा हम घुमा देंगे यानी ज़्यादा मूवमेंट कर देंगे तो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी, तो ज़्यादा वो मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, एंड ड्यू टू विच द मोर इंड्यूस्ड EMF इज द मोर करंट इज इंड्यूस्ड इन दैट कॉइल. सो उसका आंसर है द मोर करंट इज इंड्यूस्ड इन दैट कॉइल एंड इट शोज अ फास्टर डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर. फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट चेंज डू वी ऑब्जर्व इन द गैल्वेनोमीटर इफ द करंट इन अ सोलेनॉइड कॉइल इज चेंज. अगर हमने सोलेनॉइड कॉइल के करंट को चेंज कर दिया तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन डायरेक्शन चेंज कर देगा. करंट इज चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ द लाइन्स ऑफ द फोर्सेस आल्सो चेंज एंड इट शोज डिफ्लेक्शन. अगर हमने करंट चेंज कर दिया तो वो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा. और उसके बाद नेम एंड स्टेट द लॉ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अबोव फिनोमिना. तो इसके लिए फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल. तो ये भी बच्चों 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है. तो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू द फील्ड डायरेक्शन. स्टेट द रूल टू विच द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन. और सेकेंड में पूछा है व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द अबोव केस. अब यहाँ पे देखो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल हम यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है. तो अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली एक्ट होता है एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं यानी कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द करंट इज दिस. तो इन दिस केस द फोर्स विल एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ द पेज. पेज के अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि हम यहाँ पे लगा रहे हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है स्टेट द लॉ टू विच फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन. तो उसका आंसर आएगा अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. हम इसको डिनोट कर सकते हैं. उसके बाद व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग द इलेक्ट्रॉन इन द अबव केस. तो इन दिस केस it is upward direction of the page. So these are the maximum possible question on the chapter effect of electric current. अगर आपको क्वेश्चन ये हेल्पफुल लगे तो आपके दोस्त को शेयर कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे.